साल 2011 बैंगलोर की एक मोबाइल एडवर्टाइजमेंट स्टार्टअप ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ। इस कंपनी का नाम था इनमोबी। ये बने इंडिया के पहले यूनिकॉर्न स्टार्टअप और एक नए दौर की शुरुआत हुई। 2021 तक ये दौर अपने पीक पर आ चुका था। सिर्फ उस एक साल में 52 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने। लेकिन जैसे ही 2022 आया, फंडिंग विंटर का एक ठंडा झटका स्टार्टअप्स की दुनिया को हिलाकर चला गया। और उसकी वजह से क्या हुआ? 2023 तक सिर्फ 2 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टेटस हिट कर पाए। आज हम सिर्फ वैल्यूएशंस और ग्रोथ के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उन चीजों का सच समझेंगे जो हर स्टार्टअप की फेलियर स्टोरीज के पीछे छुपी हैं। वो बातें जिनकी काफी कम लोग बात करते हैं। ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे सीईओज के करोड़ की सैलरी, बिजनेस ट्रिप के नाम पर लग्जरी ट्रिप्स और इन्वेस्टर स्कैम्स का असली चेहरा क्या है। ये सब चीजों के बारे में बात की जाएगी आज। सबसे पहले हमारे लिए ये चीज समझना जरूरी है कि स्टार्टअप्स हिट हुए कैसे। साल 2015 स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहा था। उसके पीछे थे 3 बड़े बड़े फैक्टर्स। इंडियन स्टार्टअप्स की दुनिया को बदल सा दिया था जियो का इंटरनेट रिवॉल्यूशन। मुकेश अंबानी जी के जियो ने इंटरनेट इतना एक्सेसिबल और चीप बना दिया कि हर व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन तो आ ही गया था। ये डिजिटल कनेक्टिविटी स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर थे। यूथ का जुगाड़ू माइंडसेट, ये हमारा रीजन नंबर 2 बन जाता है। हमारे युवा नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आते रहते थे। ज़ोमैटो, ओला, पेटीएम, इन जैसी कंपनीज ने हमें एक नए तरीके से दुनिया दिखाई। कहाँ हम रेस्टोरेंट्स में जाके लाइन में खड़े रहते थे अपने खाने के लिए, कहाँ आज वो हमारे घर पे पहुंच जाता है। कहाँ हम डीमार्ट पे खड़े रहते थे लंबी लंबी बिलिंग लाइंस के लिए, कहाँ आज ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट में 10 मिनट के अंदर वो सारे के सारे सामान हमारे हाथ में थमा देते हैं। तीसरा बड़ा रीजन था वीसी फंडिंग्स का फ्लड। 2016 से 2021 के बीच सॉफ्ट बैंक, सिक्वोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर्स ने इंडिया के स्टार्टअप्स में 20 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। कुछ एग्जांपल सुनाऊं? फ्लिपकार्ट में 2018 में वॉलमार्ट ने 1 लाख करोड़ के एक्विजिशन किए। इंडियन स्टार्टअप्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स के रेडार पे आ गए थे। सब जानने लगे थे इंडिया में स्टार्टअप्स चले जा रहे हैं बॉस। बायजूस एक एडटेक जायंट जो सिर्फ एक ऐप के तगड़े आइडिया से $1 बिलियन एम्पायर बना गया। हम बात करेंगे बायजूस के बारे में, वापस आऊंगा। 2020 में इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टार्टअप्स को $9.3 बिलियन के फंड्स दिए। अब आप सब लोगों के मन में होगा कि सब इतना बेहतरीन, इतना अच्छा चल रहा था, इतना पैसा फ्लो हो रहा था, तो तकलीफ आई कहाँ? ये इंडियन स्टार्टअप्स फेल क्यों होने लगे? ये जानने के लिए हमारा कुछ बातों पे गौर फरमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला आता है स्टार्टअप्स का अग्रेसिव ग्रोथ के लिए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए बड़े बड़े डिस्काउंट्स, कैशबैक्स और फ्लैशी मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए गए। इन पर अंधा पैसा करोड़ों पे करोड़ों खर्च किए गए। बायजूस पे आ चुके हैं हम वापस। इनने विदेशी कंपनी एक्वायर करने में 6000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया, लेकिन अपने कोर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया क्या? मुझे बोलने की शायद जरूरत भी नहीं है इस वक्त पे। फाउंडर्स की 300 करोड़ की सैलरी के बीच हजारों करोड़ के डेप्ट में चली गई कुछ कंपनीज। भारत पे की को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को तो आप जानते ही होंगे। शार्क टैंक इंडिया में जरूर देखे गए थे। बिग बॉस पे अभी रिसेंटली बहुत बेहतरीन मीम्स बने थे इनके ऊपर। एलिगेशंस लगे थे कि उनने कंपनी के फंड्स अपने पर्सनल लग्जरी ट्रिप्स और एक्सपेंसेस के लिए मिसयूज किए। मैं, मेरी वाइफ और बच्चे, हमको ट्रैवल करने का बहुत शौक है। मैं कुछ 50 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ। मेरे को गाड़ियों का शौक है। मैं रात को 11 बजे के बाद अपनी स्पोर्ट्स कार निकाल के बाहर निकलता हूँ दिल्ली की सड़कों पे, थोड़ा शोर मचाता हूँ। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इसके बाद टूट सा गया। सबसे बड़ी तकलीफ आई 2022 में, फंडिंग विंटर्स, जो मैंने जिक्र किया था। स्टार्टअप के लिए ये एक नाइटमेयर बन के आया। जो स्टार्टअप्स सिर्फ फंडिंग के सहारे चल रहे थे, वो एक एक करके बंद होने लगे। फ्रंट रो जानते हैं आप? अगर नहीं सुना होगा तो ये रहा उसका लोगो। इसने
100 करोड़ रेस किए, लेकिन सिर्फ एक साल में बंद हो गई। लीडो लर्निंग और उदय जैसे एडटेक स्टार्टअप्स फंडिंग की कमी और पैक प्लानिंग की वजह से शट डाउन होते चले गए। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, क्रंच बेस के डेटा के हिसाब से 2022 के फंडिंग लेवल्स 35% से गिर गए थे और नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स से पैसा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। सीधा चलते हैं ऑपरेशनल और रेगुलेटरी हर्डल्स की तरफ। ओला इलेक्ट्रिक को स्कूटर्स की क्वालिटी और ऑपरेशनल फेलियर्स के वजह से अपने मार्केट शेयर में 50% से 27% तक की गिरावट देखना पड़ी। गवर्नमेंट प्रोब की वजह से और माउंटिंग लॉसेस की वजह से 500 और एम्प्लॉइज का ले ऑफ होने वाला है। इनने पहले भी ले ऑफ करा था, उस पर मैं आता हूं अभी। और उसको उनने क्या नाम दिया है? रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज। अपने लॉसेस से उभरने के तरीके को नाम दिया है रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज। कॉइनेक्स जैसे स्टार्टअप्स जो क्रिप्टो स्टार्टअप्स थे, उनको आरबीआई के 2018 के बैन की वजह से ऑपरेशंस बंद करना पड़े। स्टार्टअप्स के लिए सिर्फ इनोवेटिव प्रोडक्ट होना काफी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपने एक यूनिक प्रोडक्ट की इजाद कर दी है और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो जी नहीं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इक्वली जरूरी है। तो प्लान करके चलिए बॉस, नहीं तो फिर तकलीफ हो सकती है। अब आते हैं अपन एक रियलिटी चेक। जब स्टार्टअप्स फेल होते हैं तो नुकसान सिर्फ फाउंडर्स का नहीं होता है, एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स भी इसका बोझ बराबर से उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लॉस पता है क्या था? ट्रस्ट का लॉस। इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टार्टअप्स को रिस्की कैटेगरी में डालना शुरू कर दिया था 2023 में। और ये बस नंबर्स का गेम नहीं, हर स्टार्टअप के साथ टूट जाते हैं हजारों लोगों के सपने और उनकी जिंदगियां। वो लेऑफ्स के शिकार, उनका दर्द हम क्या समझेंगे? जिन पे बीतती है ना, उनसे अच्छा कोई नहीं जानता कितना तकलीफ से गुजरना पड़ता है उनके परिवारों को। सिर्फ कुछ बड़े लोग के खराब डिसीजंस और शॉर्ट विजन की वजह से, अपनी जेबें गर्म करने की वजह से, कुछ लग्जरीज में जीने की वजह से कितने हजारों लोगों का नुकसान होता है। चलिए ठीक है, माना अब स्टार्टअप्स है तो इस एक सिक्के के दो पहलू जरूर है। कभी हाई सैलरीज मिलेगी, अच्छे पर्क्स मिलेंगे, तो कभी फेलियर्स पे लेऑफ्स भी देखना पड़ेंगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्टार्टअप कल्चर खत्म हो गया। आज भी 9.5 बिलियन की फंडिंग्स आती हैं, 2024 के आखिरी में ही प्लान्ड है। ये न्यूज़ देखिए। ज़ोहो ने एक बूटस्ट्रैप मॉडल अपनाया और बिना एक्सटर्नल फंडिंग के ग्लोबल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको SaaS के शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है, उनके लीडर बन गए। जेरोधा ने लो कॉस्ट ब्रोकरेज और कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस के साथ अपना एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मॉडल बनाया। यानी कि काफी लोगों के सपने आज भी जिंदा है भाई साहब। लॉन्ग टर्म विजन, फाउंडेशनल वैल्यूज, कोर वैल्यूज पे ध्यान दिया जाए, पैसे तो अपने आप आपको फॉलो करेंगे। आज का लेसन ये बनता है कि हाइप से कुछ नहीं होता, वैल्यू क्रिएट करना सबसे जरूरी है। अगला चैप्टर उन बिजनेसेस का होगा जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस लाएंगे। आपके क्या विचार हैं? क्या इंडियन स्टार्टअप्स वापस अपना लॉस्ट ट्रस्ट बना पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें खुशी मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।